तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना यहाँ पर प्रतिबंधित जो क्षेत्र था, फिनिक्स वाला, जहाँ पर ये कभी नहीं गया था, उस तरफ निकल लेता है। और इस दौरान हमें मास्टर सेवेंथ को और पैट्रियार्च इन द सेंस हम उन्हें ब्लड स्मेल्टर ही बोलेंगे, ब्लड स्मेल्टर को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लड स्मेल्टर बोलते हैं कि तुम लिटिल सेवन सुधरोगे नहीं, तुम अभी भी वैसे ही डिसेप्टिव हो, मिस्टीरियस हो। और इनका अलग प्लान चल रहा था कि इन सातों प्यादों के बजाय अगर मैं सीधा इस एक प्यादे का इस्तेमाल कर लूँ तो चीज़ें हम पलट सकते हैं। अब आगे तो ये जो देखो साउथ फिनिक्स है ना, जहाँ पर बहुत सारे बड़े एरिया है बेसिकली। मतलब जितने भी शहर तुम सुनते हो साउथ, सब साउथ फिनिक्स में आता है। चाहे सेवन ब्लड आइज हो गया, चर्च ऑफ डिपार्चर का हो गया, या इवन जहाँ जू किंग भी रहता था पहले। तो देखो जू किंग प्रतिबंधित क्षेत्र में गया हुआ है, जिसे हम फॉरबिडन रीजन कहते हैं, लेकिन प्रतिबंधित मैदान में नहीं कभी गया। और अब जहां ये जा रहा था फॉरबिडन बाय द फिनिक्स, वो प्रतिबंधित मैदान था। यानी कि वहां पर करप्शन जो लेवल होगा ना, बहुत ऊपर होगा। और ये जो जगह है ना, ये साउथ फिनिक्स का आधा क्षेत्र कवर करता है। और बड़ी बात यह ना कि ये क्षेत्र बढ़ते जा रहा है। अगर रुका नहीं ना भाई, तो पूरा साउथ फिनिक्स एक दिन प्रतिबंधित मैदान में बदल के रह जाएगा। तो देखो बहुत डिफरेंसेस है, अंतर हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र जो होता है उसमें जो जीव रहते हैं, जो करप्शन से पैदा होते हैं, वो उतने चालाक नहीं होते। मतलब उनके अंदर चालाकी नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होता है बेसिकली। लेकिन जो प्रतिबंधित मैदान में पैदा होते हैं, उनके अंदर वो क्षमता भी होती है। अब इसी का एक हिस्सा है ज़ॉम्बी लैंड, फॉरबिडन सी। और देखो वहां पर जो सी ज़ॉम्बीज पैदा होते हैं, देखो उनके पास दिमाग भी होती है। हालांकि जो प्रतिबंधित मैदान का मालिक है, वो एक फिनिक्स है। और वो इंसानों के साथ ना मतलब कि फ्रेंडली है। इसलिए सूदे को बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके ले जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो अलग प्रकार के जीव है ना, उनके साथ ये सौदा-वौदा कर सकता है। जैसे किसने ब्लड वगैरह जो इकट्ठा किया था, घोस्ट वार्ड्स वाला एरिया में ज़ू जाना चाहता था, और उन्हें ढूँढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिलहाल ज़ू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। बीच-बीच में दिशा-विशा बदलते रहता था, ज़हर-वज़हर छिड़क के आगे बढ़ता था। अपने आस-पास तो बिल्कुल हमेशा ज़हर रखता था। और अगर फर्स्ट पिक का कोई डिसाइपल देख ले ना इसे, तो वो खुद अचंभित हो जाए। क्योंकि ज़ू जितना तेज़ी से बढ़ रहा था, इतना तेज़ी से, इतना आसानी से तो वो लोग भी नहीं बढ़ते हैं। जबकि वो लोग हमेशा इस क्षेत्र में आते रहते हैं। और ये देखो उड़ के क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि फिर भाई आपको लोग दूर से देख पाएंगे, राइट? तो खतरा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब जो आगे बढ़ता है, इस दौरान आगे में से कुछ बग जैसा दिखाई देता है, जो मिट्टी से निकल रहा था, मछली के समान था, जैसा कि ये निपटा करके बैग में रख लेता। लगातार देखो जू अटैक नहीं करता था किसी पर कि स्लॉटर करते हुए जा रहा, नहीं। जहां पर उसको प्रॉब्लमेटिक चीजें दिखती थी, एक आदि को मार लेना, जो कि इसको काम आ सके, वैसा ही ये काम करता था। अब जो घोस्ट वर्ड आपको पता है ना, जो भूत के समान बहुत सारे एक साथ दिखते हैं, तो जू का प्लान अलग था कि रात में किसी खाली जगह पर ये त्रिभुजाकार चीजें रखेगा जो भी इसके पास है, और फिर वो भूत वाली बांसुरी जो इसके पास है वो बजाएगा, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत आइडिया था। इधर पैट्रियार्च को दिखाया जाता जो कि एकदम सतर्क थी। अब जू अपना एक लोकेशन ढूंढ चुका था। आसमान में आधी रात लगभग हो चुकी थी, आधी रात से 15 मिनट का कम का समय था, और जू यहाँ पर बांसुरी बजाता है। और जैसे ही बजाता ना, आसपास अचानक से धुंध सा छाने लगता है, और उस धुंध के बीच में एक शहर दिखाई देता है। इवन जो जंगल में पेड़ वगैरह था वो गायब हो जाते हैं। भाई एक शहर मानो यहाँ पर आ चुका था, जहाँ पर काफी हलचल थी, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। नॉर्मल इंसान देखे तो उसकी फट जाएगी, क्योंकि ये भूतों का शहर था, इसलिए इसे घोस्ट वर्ल्ड कहा जाता था। इंसान जाते थे बस वहां पर बिजनेस के काम से। शहर के एकदम बीचों बीच में ना एक बड़ा सा मंडी दिख रहा था, एक मिडिल एज मैन के जैसा। और टोटल 4 सिटी गेट्स थे, और हर एक गेट पर ना तगड़े बंदे खड़े थे। पहले जू आसपास देखता है कि वो सही तो है, और जब उसको लगता है कि नहीं चीजें सही है, इसका ना जो मोमबत्ती से चला था वो बुझने वाला था। अब ये कैलकुलेट कर चुका था, अगर बुझ जाता तो शहर फिर से गायब हो जाएगा। शैडो जो था इसका परछाई, उसके थ्रू अपने बॉडी में एक करप्शन भर लेता और इस शहर के अंदर प्रवेश कर जाता। दोनों देखो काफी घना हो चुका, बाहर से इसका कनेक्शन टूट चुका। और जब ये प्रवेश करता ना, तो बड़ा सा जो खोपड़ी दिखाता ना, उस बंदे के आंखों में एक हलचल सी, मानो वो कुछ सूंघ रहा, अपनी आंखें खोलने वाला हो। जब हलचल होती थी, जू भी उस तरफ देखता है। पूरे शहर में ना ये भूत और वो ग्रूज दिख रहे थे, जो कि भूत के समान ही होते हैं। अब बस देखो इतना ही बताऊंगा, चीजें यहाँ पर डरावनी थी, किसी का खोपड़ी नहीं है, मतलब अलग ही, ये पूरा जगह ही अलग था। तो जू और चौकन्ना हो जाता है, और इस शहर में आगे बढ़ते रहता है। इसके आगे में एक भूत दिखाई देता है, जिसका चेहरा ना एक जानवर के समान था, और जबड़ा उसका इतना बड़ा था कि उसके हाथ उसको टच कर, और वो जू की तरफ ही बढ़ रहा था। जू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके बॉडी पर ना और उसके बॉडी के आसपास एक म्यूटेगन की यानी करप्शन की तगड़ी हो रहा थी, बादलों के समान। और जिसके बीच में ना एक भुतहा चेहरा भी दिख रहा था। ऑब्वियसली ये शैडो था, मानो वो ना किसी चीज को डिवोर करना चाहता, उसके अंदर लालच था। लेकिन जू अभी तक उसको रोका हुआ था, मना करके था। लेकिन वो अब खुश हो जाता है, क्योंकि जब ये बंदा आगे बढ़ता है ना, उसको मालूम था बैटल होगा तो ये डिवोर कर सकता है। और जू जब तक कुछ करता, ये वही करता, वो सामने वाले बंदे को डिवोर कर जाता है पूरी तरह से।
जू बस हल्का सा लुक देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। एक दुकान ढूँढ रहा था ये, फाइनली उसे वो दुकान मिल जाती है। दुकानदार की तरफ फ़िलहाल भी देखता है। अब इस दुकानदार के बारे में देखो, होता ये भी था, मतलब उसके पंख थे हरे कलर के, आँखें अलग थी, अब क्या ही बताया जाए। अब ज़ू क्या करता है ना, 13 घोस्ट फेसेस निकालता है, खोपड़ियाँ, और एक बॉटल निकालता है। और नाइट डोव का बेसिकली वो ब्लड था ना, जिससे कि स्मेल करके दुकानदार चकित हो जाता है। घोस्ट हेड जो ज़ू को चाहिए थे, वो मिल जाते इस खून के डब्बे के बदले, और ज़ू निकल लेता। बीच-बीच में किसी दुकान पर रुकता था कुछ खरीदने के लिए। रात लगभग जाने वाला था और ज़ू को जो भी शॉपिंग करना था ये कर चुका। आखिरी चीज़ ये जो ढूँढ रहा था, इसे वो भी दिख जाती। वहाँ पर उस दुकान पर ना मोमबत्तियाँ अलग तरह की दिख रही थी, जो उस तरफ पड़ा। ज़ू ने इसके बारे में भी पढ़ा। तो ये एक प्रकार के ज़हर हो, तो इसके लिए वो 4 बॉटल निकालता हार्ड ब्लड का और दुकानदार के सामने रख दी। दुकानदार पहले अलग दिख रहा था, एकदम नॉर्मल ओल्ड मैन जैसा। लेकिन फिर वो अचानक से खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर लेता है और एक नवयुवक दिखने लगता है। फिर एक वुमन में बदल जाता है, बूढ़ी औरत में, फिर छोटे बच्चे में। अब ज़ू टोटल 11 बॉटल लेके आया था देखो। एक बॉटल तो वहाँ दे चुका था, 4 उसको दे चुका था। तो उसके हिसाब से 4 बॉटल तो काफ़ी है ना, वो जो ड्रंक ऑफ 3 रीइन्कार्नेशन वाला मोमबत्ती खरीदने के लिए। अब ज़ू थोड़ा सोचने के बाद एक और बॉटल निकालता है। दुकानदार एकदम ध्यान से देख रहा था ज़ू की तरफ और ना में सर कर हिला रहा हूँ। एक और बॉटल निकाल के दे देता है, बट दुकानदार फिर भी हाँ में सर ही नहीं हिलाता। उसको समझ में आता है कि शायद अब इस बंदे के पास कोई बॉटल नहीं। उसका चेहरा ब्लैंक हो जाता है और ज़ू की तरफ देखता है। अब ज़ू समय तो कैलकुलेट कर रहा था कि अब सुबह होने वाला है, कि इसके हिसाब से यहीं पर मोमबत्ती मिल सकती है, बाकी कहीं नहीं। तुरंत पहले प्रोफाउंड स्टेटमेंट कर लाइफ लैम्प को भी चला दे, तो पूरा चमकने लगता है। और इवन पीछे में जो इसका जो गोल्डन क्रो था ना, वो भी मैनिफेस्ट हो जाता है। दुकानदार हैरान हो जाता है, फिर से ओल्ड मैन में बदलता है। उसको समझ में आता है कि ज़ू अटैक करने वाला है और तुरंत ना भाई वो 7 कैंडल्स निकाल करके ज़ू की तरफ बढ़ा देते हैं। अब ज़ू क्या करता है ना भाई, वो मोमबत्तियाँ भी ले लेता है, 6 बॉटल भी अपना वापस ले लेता है खून का और यहाँ से निकल जाता है। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके पास था देखो। अगर आप घोस्ट वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो ना, तो सुबह होने के पहले आप निकल नहीं सकते, पूरी रात आपको वहीं बितानी पड़ेगी। तुरंत पहले वो बांसुरी बजाता है और निकल लेता है और पूरा ये जो शहर था ना फिर से गायब हो जाता है। और वो जो एक कोई लटका हुआ था ना बुड्ढे जैसा, जो भी उसकी आंखें खुद। इस शहर में कुछ और लोग थे जो कि गायब नहीं हो रहे। ये वही कल्टीवेटर से जो अलग अलग जो कि वेट कर। अब उस मॉन्क की आंखें जो थी ना ज़ू की तरफ देखती, मन वो फिर से कुछ सूंघ रहा हो, उसकी आंखों में चमक आ जाती। अब ज़ू हैरान होता है कि भाई ये क्या है। वो जो मॉन्क था यानी जिसका खोपड़ी लटका हुआ था, उससे आवाज आती कि गोल्डन क्रो, सभी गोल्डन क्रो मरने चाहिए, मतलब गोल्डन क्रो ने मेरी प्रजाति को। तो ये जो भी था, इसका कहने का मतलब था ना कि गोल्डन क्रो ने शायद इसकी प्रजाति को निपटा दिया था, एब्सॉर्ब कर लिया था। पूरी रात में भर में, मतलब ज़ू ने बस एकमात्र यही आवाज़ सुनी थी। इसमें एक रहस्यमयी पावर था जब ये आवाज़ निकली थी, जो कि ज़ू के कानों के अंदर एंटर कर गई थी और अभी भी ये काँप रहा है। इसको फ़ील होता है ना कि इसकी जो आत्मा है ना वो ख़त्म हो जाए, लेकिन लाइफ लैम्प इसे प्रोटेक्ट करता है और तुरंत ही घोस्ट फ्लूट को फिर से बजाता है। फिर चीज़ें धीरे-धीरे शांत हो जाती हैं। इस दौरान ना प्रतिबंधित मैदान के किसी दूसरे क्षेत्र को हमें दिखाया जाता है, जो कि ज़ू जहाँ पर था उससे बहुत दूर था। एक खंडहर शहर था, जहाँ पर ना दर्जनों कल्टीवेटर बैठे हुए थे, सामने में एक मंदिर। ये लोग अलग-अलग जगह से आए हुए थे। इनकी आँखों में एक डर भी था और एक पाने की वो लालसा जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि मंदिर जो था ना हेवनली साइबर टाइप वाला ही मंदिर था। तो वहाँ पर ना एक स्टैचू था जिसने तलवार हाथ में लिया हुआ था और उसके सामने में एक बंदा मेडिटेशन में बैठा हुआ था गोल्डन रोब में। ये कोई और नहीं, मास्टर शेंग युआन था। थे तो बहुत सारे लोग, लेकिन ये बंदा आगे था। अब ज़ू पहले निकलने के बाद उसे कैसे चेक करता है कि जो चीज़ें इसको मिली हैं वो वास्तविक है या वो भूतिया जगह के जैसा गायब भी हो चुकी है। और बड़ी बात ये है ना कि इनको आप दिन में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, बस रात के समय। और फिर ये सोचता है घोस्ट, वो जो भी था वो गोल्डन क्रो के बारे में क्या कहना चाहता था। बट अब ये ज़्यादा नहीं सोचता है कि इसके बारे में बाद में रिसर्च कर लूँगा और आगे बढ़ते रहता है। इसके दिमाग में यही था कि अगर रिसर्च इसका अच्छा रहा, तो इसके जो बीटल्स हैं अब इसके थ्रू इवॉल्व कर जाएँगे। तो जिसके बाद ये टैबू पॉइज़न पिल को और जो रिकॉन्कोटे कॉनकोड करना चाहता है, बनाना चाहता है, वो कर पाए। इस दौरान एक दिन और गुज़र जाता है। जो भी ज़हरीले पौधे इसको चाहिए थे जंगल में, ये ढूँढते रहता है और दिन में ये देखो इस जगह में उतना खतरा नहीं रहता। बहुत सारे इसको पौधे मिल भी जाते। जैसे तो लाल रंग का घास था वो मिल चुका था। एक ऐसा पौधा था ना जिसकी वज़ह से इसकी बॉडी को पर आग सा आने लगा और ट्राई भी करता ना ये बेल फायर से उसको जला के राख करने का, तो भी वो चीज़ ना मानो उसके हाथ में चिपक चुकी थी। परछाई की तरह उसको हटाता भी था, आँख गायब हो जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। और ज़ू के हिसाब से वो आँख बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है। कुछ दिनों बाद वो आँख खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा इसको भी नहीं पता था। अभी गोल्डन क्रो का इस्तेमाल करता है कि वो इसे डेवोर कर जाए और वैसा ही होता है। लेकिन 30 आँख इसे टोटल दिखाई देते हैं। अब इसे पता नहीं था कि वो क्या हो। ये बीज के समान, बल्कि ये अंदर से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन गोल्डन क्रो के थ्रू ये उन्हें भी डिवोर कर जाता। अब जो भी देखो इसको पौधे चाहिए था वो तो मिल चुके थे। अब इसको ना ज़हरीले जानवर ढूँढने थे। अब ज़ू का ये था रात का समय हो चुका था और ये सोचता है यार कब मैं उतना स्ट्रॉन्ग होऊँगा
कि प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रतिबंधित मैदान, यहाँ पर मुझे बिल्कुल डर नहीं होगा और बेहिचक आगे बढ़ पाऊँगा। अब रात का समय था ना, आधी रात से भी थोड़ा ऊपर का समय हो रहा था। थोड़ी कोल्ड हो रहा है ये फ़ील कर रहा, बहुत लंबे समय बाद ऐसे हो रहा है ये फ़ील कर रहा। और देखो क्या है ना कि इसका कल्टीवेशन भी ऊपर जा चुका है। तो नॉर्मल कोल्ड औरत इसको फ़ील नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फ़ील हो रही थी फिर से एक बार, जैसे उसको 2-3 साल पहले होता था। तो इसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। प्रतिबंधित मैदान में ठीक है टेम्परेचर लो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। लाइव फ्लेम को ये इग्नाइट करता है, प्रोफाउंड स्टेट में चला जाता है। फिलहाल क्योंकि देखो एक पेड़ के अंदर छिपा हुआ था, जैसे ये पहले भी करता था। अब जब ये झाँकता है ना गड बिल में से, सामने में एक फॉग दिख कि वही घोस्ट वार्ड था, जहाँ पर ये फ्लूट बजा के अंदर प्रवेश, लेकिन इसके सामने क्यों प्रकट हो गया? आज तो इसने वो काम भी नहीं किया। मतलब अगर आपको घोस्ट वार्ड को अट्रैक्ट करना है तो आपको वो लॉक्स अरेंज करने पड़ते हैं त्रिभुजाकार में, फिर बांसुरी बजानी पड़ती है। ये तुरंत भागना शुरू कर, तो जैसे ही ना घोस्ट वार्ड बनता है ना, तो फिर से वो बुड्ढे का वो खोपड़ी प्रकट हो, जो जिसको कि चेन वगैरह में बांधा गया, और फिर से ये वही बात बोलता है कि गोल्डन क्रो ने मेरी प्रजाति को एब्सॉर्ब कर लिया था, तो सभी गोल्डन क्रो मारे जाएंगे। मतलब वो छुड़ाने को देख रहा था खुद को उन चेन से। वो खोपड़ी मानो ना बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, हालांकि चेन में बंधी हुई थी। पेड़ वगैरह भी ना उसके छूने से गिरने लगते हैं। पूरा घोस्ट वार्ड उसकी वजह से हिल जाता है, क्योंकि वो वहां पर बंधा हुआ था। जू भी हैरान था, उसको लगता है ये बड़ा खतरा है। और ये बहुत तेजी से भाग रहा था जू, क्योंकि लाइफ लैम्प हर एक चीज उसने एक्टिवेट किया हुआ था गोल्डन क्रो के पावर को। और वो खोपड़ी आगे बढ़ते रहती, दूर से आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जू भाग रहा है और एक खोपड़ी इसका पीछा कर रही है, जो कि चेन से बंधी हुई है। और वो गुस्से में बोल रही है कि गोल्डन क्रो सभी मारे जाएंगे। कोशिश करता है वो कि और खुद को ना बाहर निकाल सके, लेकिन चेन उसके आगे नहीं जा सकते। तो ये खोपड़ी फिर रुक जाती। अचानक से ना वो भूतहे हाथ इस खोपड़ी को पीछे खींचने को देखते हैं, लेकिन खोपड़ी खुद को मानो एक्सप्लोड करा देती है और छोटे छोटे खोपड़ियों में बट जाती है और जू का पीछा करने लगती है। क्योंकि छोटी खोपड़ियाँ जो थी ना वो चेन से थोड़ी बंधी थी। मतलब समझ लो ना कि 50-60 खोपड़ियाँ कम से कम जू का पीछा कर रही थी, जिनके मुंह एकदम खुले हुए थे। अब जू को आता है गुस्सा, उसका किलिंग इंटेंट पड़ता है, सरिया को निकालता है और खोपड़ियों की तरफ बढ़ा देता है। और जो गोल्डन क्रो था ना वो भी इन खोपड़ियों को एब्सॉर्ब करना शुरू करता है। लेकिन ये खोपड़ियाँ मानो ना बस एक माया थी। जैसे ही मतलब सरिया लगता था, खोपड़ियों के आर पार निकल जाता था या वो राख में बदल जाती थी। और एक खोपड़ी तो ना जू के काफ मसल जो होता है पैर के आसपास एगस होता है राइट, वहां पर काट भी लेता है। खोपड़ी फिर दूर चला जाता और बोलता है यम्मी है, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। जू जानता था गोल्डन क्रो तो कमजोर नहीं है, बस जू का कल्टीवेशन लेवल इस पावर पे नहीं है कि गोल्डन क्रो के फुल पावर को ये रिलीज कर पाए। और कुछ तो चमड़ी जो था ना उस खोपड़ी ने चबा ही दिया था जू का। नॉर्मली जू लोगों को डिवोर करता था, लेकिन इस बार चीजें अलग हुई थी इसके साथ। वो खोपड़ी फिर से इसकी तरफ बढ़ने वाली थी, लेकिन तभी एक होता हाथ उस खोपड़ी को अपनी तरफ खींच लेता है और बाकी खोपड़ियों को भी। कुछ एक खोपड़ियां अभी भी थी जू की तरफ बढ़ रही थी। अब जू को आता है, शैडो को भी समझ में आ जाता है कि जू क्या सोच रहा है। और परछाई क्या करता है ना, फिर खोपड़ियों के अंदर जो करप्शन था उन्हें अब्सॉर्ब करने लगता है। पैट्रियार्च फिर से आगे बढ़ता है, खोपड़ी इस बार कोलैप्स कर जाती है, उसके अंदर से बीटल्स बाहर आते हैं, जू किंग के बीटल्स जो जू ने रिलीज कर दिया था भागते भागते। लेकिन खोपड़ी फिर अगर आप उसको एक्सप्लोर भी कराते हो तो वो फिर से खोपड़ी बन जाती थी, छोटे छोटे खोपड़ियों से मिलकर। जू को समझ में आता है इस बैटल में कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन। तो फिलहाल ये भागते रहते और रात गुजर जाती और धीरे धीरे जो हाथ थे वो एक एक खोपड़ियों को खींच लेते हैं। सुबह का समय आता है तो ये घोस्ट वार्ड अपने आप गायब भी हो जाता है और जू के बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे, हालांकि ज्यादातर हील भी हो चुके थे, लेकिन जहाँ पर चमड़ी उमड़ी खाया था वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। जो सोचता वो खोपड़ी क्या क्या चाहता, क्या बस उससे वो हाथ कंट्रोल कर पा रहा है भूत वाला। मतलब घोस्ट आर्म जो है इस पे जेलर है, खोपड़ी वहां पर बंधी हुई है। और जो सोचता है मुझे तरीका सोचना पड़ेगा इसको मारने का। पैट्रियार्च मन में सोचते कि मुझे काटना अलग बात है, लेकिन इस फिंडिस जू को उसने काटा है तो फिर अब उसका शामत तो आ ही चुका है, क्योंकि ये फिंडिस कभी किसी को छोड़ता नहीं है। तो जंगल हो चुका था नॉर्मल, क्योंकि रात गुजर चुकी थी। पहले जो एक पेड़ और ढूंढता है जिसके अंदर बैठ करके पहले खुद को हील करता है। अब जो उस तरफ देखता है जहां पर वो घोस्ट वार्ड प्रकट हुआ। गुस्सा तो भाई को बहुत था, सुबह का समझ लो समय हो रहा होगा, 10-11 बज रहे होंगे शायद से, जैसा जू खुद को देख रहा था। आगे तो ये बढ़ता है, ये कोई और चीज ढूंढ रहा था। पहले जानवर ढूंढ रहा था ना, जहरीले जानवर, लेकिन अब कुछ और। अब इस दौरान से एक वैली दिखाई देती है। वैली मतलब जो पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है जहाँ पर ये प्रोफाउंड स्टेट में जाता है। ये जगह थोड़ा अलग ही, एक उसी रास्ते से अंदर जा सकते हो और उसी रास्ते से बाहर, दूसरा कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने और बाहर निकलने। बस वो देख लेता है कि इस एरिया पर किसी का अधिकार नहीं। तो पहले एक बोल्डर था, मतलब चट्टान, जिस पर ये अटैक करता, जिसको कि एक्सप्लोड करके ये गुफा बना देता है। ऐसा ये कई बार करता है, मतलब 10-12 गुफे कर लेता है इस वैली में। अब एक गुफा में एंटर कर और वेस्ट बॉक्स निकालता है, जिसके अंदर वो टैबू पॉइजन, जिसको कि ये इस गुफा में रख देता है। अब रख देता है खोल के, तो भाई पूरा पॉइजन पिल फैलने लगता है। मतलब देखो अब ये प्लान कर रहा था कि
कहाँ से कैसे करना है। अब तरीका ये था इसका ना कि इसमें हवा ना जाए, तो जो इसमें ज़हर बने वो एक दिन तो आराम से रहेगा उसके औलाद। पूरा उस हिसाब से इस जगह को ये घेर रहा था। हर एक गुफ़ा में जो भी इसने बनाया था, सब में ना ये पॉइज़न पिल की ऑरा फैला रहा था। मतलब पूरा वैली के अंदर समझ लो, उसी पर ये काम कर रहा। पैट्रियार्च ये सब देख रहे, वो समझ रहे थे कि क्या होने वाला, कि वो जो भी था वो पागल था। उसने फिंडिस ज़ू को ललकारा है। इस दौरान समय गुजरते जाते रात फिर से आ चुका। ज़ू ने लगभग 60 गुफा यहाँ पर खोद दिए थे और सब में ना जहरीले पिल की ऑरा थी, जो टैबू पॉइजन पिल था। हवा नहीं जा रहा था, उस हिसाब से इसने प्लान किया था। तो अगर हवा नहीं है तो जहर बाहर निकलेगा नहीं, एक ही जगह रुका रहेगा उस गुफा के अंदर। अब इस प्रोसेस में भी ना ज़ू को कई बार इस वैली से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि जहर का असर इस पे भी थोड़ा बहुत होता था। तो वॉयलेट क्रिस्टल इसको हील कर देता था और ये बोलता, आप देखते हैं वो बड़ी खोपड़ी क्या करता है। अब ये क्या करता है ना, 3 लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, त्रिभुजाकार शेप बनाता है। 3 मोमबत्तियाँ जैसे जलाना रहता है वो जलाता है। भाई का भूत बुलाने का तरीका था। फिर वही घोस्ट फ्लूट बजाता है और जैसे ही बजाता है ना, फिर से फॉग इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। घोस्ट वर्ड प्रकट होता है। वो मॉन्क भी दिखाई देता है। अब जो था ना ये भूत, इसको और ज़्यादा सप्रेस करके रखा था। मतलब इस खोपड़ी को घोस्ट वार्ड वालों ने या भूतों ने, जो भी बोले। मॉन्क देखता है, उसकी नज़रें ज़ू पर जाती हैं। फिर से वो वही डायलॉग मारता है कि सभी गोल्डन क्रो मारे जाएंगे। और वो फिर से ना आज भी गुस्से में आगे बढ़ता है ज़ू की तरफ, चेन से खुद को छुड़वाने के लिए। जंगल में ना ऐसा आगे बढ़ता है, पेड़ वगैरह गिरने लगते हैं उसकी वजह से। ज़ू अपना प्रोफाउंड स्टेट में एंटर करता है, खुद को ऐसा दिखाता है कि वो डरा हुआ है। अब वो खोपड़ी को थोड़ी पता है कि ज़ू अपना अलग टेक्निक यूज कर। और इवन ज़ू चिल्लाता भी कि तुम मर क्यों नहीं चाहते, क्या चाहती हो। खोपड़ी हंसता है। इस दौरान फिर से ना वो हाथ बाहर निकलता है 2, ताकि इस खोपड़ी को पकड़ सके। अब खोपड़ी को क्या लग रहा था, इस बार तो इस बंदे को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वैली में है तो पूरा खुला एरिया, आराम से पकड़ सकता हूँ। और जैसे ही वैली में प्रवेश करता है तो उसका एक्सप्रेशन बदल, अब इसकी खोपड़ी सड़नी शुरू होती। ये अलग था, देखो यार, ये इसकी खोपड़ी अलग थी, ब्लड जैसा नहीं गिर रहा था। लेकिन जो भी हो भाई, टैबू पॉइजन पिल जिसने भी बनाया था पहले, वो महारथी था, पुरानी जनरेशन। जो इस तरह डबल हेडेड इनकांटेशन टेक्निक भी यूज करता और ब्लू ग्रीन ड्रैगन भी इसका प्रकट होता, कि वैली पर ही अटैक करती, पूरी वैली को लैप्स कर जाती है। और 4 जितने भी इसने गुफा बनाए थे ना पूरा इस एरिया में, वो भाई खुल जाते हैं। तो पूरा जहर की जो औरत थी यहाँ पर फैलनी शुरू हो जाती है और वो खोपड़ी भाग भी नहीं पा रहा और फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है छोटी छोटी खोपड़ियों में। जहर से बचने के लिए ना अलग अलग डायरेक्शन में भाग, लेकिन ज़ू का तो प्लान ही अलग था ना, पूरा जहर से एरिया घेर चुका था ये। अब ज़ू के अंदर का लिंग इंटेंट था, वो हेवनली सैबर को प्रकट करता और खोपड़ियों को स्लैश करना शुरू करता है। गोल्डन क्रो भी इस दौरान जागता है। इस दौरान ना तो पैट्रियार्च कुछ करते हैं, ना तो गोल्ड अपना शैडो कुछ करते हैं। दोनों के जहर से फटी पड़ी बीटल्स काफी खुश, वो ना खोपड़ियों को डिफोर करना शुरू कर देते। इवन ज़ू को भी नहीं पता था कि इतने सारे जहर का क्या इफेक्ट होगा। लेकिन जो भी था, खोपड़ियाँ भागने को तो देख रही थी, छोटे छोटे हिस्सों में बट के, छोटे छोटे खोपड़ियों में बट के। लेकिन ज़ू भी इस दौरान निकल लेता है यहाँ से। अब ज़ू इस दौरान क्या करता है ना, सीमा लिंक से इसको एक मैजिकल ट्रेजर मिला, जो कि ग्रूज को टारगेट अच्छे से करता है। अब इसमें धर्मा फोर्स भेजो, तो वही करता है और एक खोपड़ी की तरफ फेंक देता है। अब खोपड़ी कई भागों में बट चुका था तो कमजोर ही था। क्रिस्टल पकौड़ा इसको सील कर लेता है। अब ज़ू उसको कलेक्ट करके निकल इसलिए लेता है कि इसको बाद में देखेगा और इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। अब इसके थ्रू बाद में ये जो मेन खोपड़ी है उसको मार पाएगा ये। तो फिलहाल अपने किलिंग इंटेंट को शांत करता और निकल चुका था। कुछ दिन इस दौरान बीत जाते, उसको पता भी नहीं था कि उस खोपड़ी के साथ क्या हुआ। लेकिन घोस्ट वर्ड फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। न तो ज़ू ने खुद चेक किया घोस्ट फ्लूट बजा करके जाने का। हालांकि बाम्बू स्लिप निकालता और उस पर उस मॉन्क हेड करके नाम लिख लेता मारने वालों के लिस्ट में। अब उसके बाद इसको जो जहरीले जानवर चाहिए थे उन पर फोकस करता है। अब देखो, ज़ू के पास इसकी परछाई थी, परछाई अपनी आँख कहीं भी भेज सकती है किसी भी जीव के थ्रू, तो इसको सर्च करने में आसानी होता था। धीरे धीरे इसके पीटल से स्ट्रॉन्ग होते जाते। अब देखो धीरे धीरे समय हो रहा था, ज़ू सोचता है कि डाओइस्ट टेम्पल की तरफ जाता हूँ ताकि कुछ और एनलाइटनमेंट इसको मिल सके। लेकिन इसी दौरान इसकी परछाई जो थी ना, उसको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि उसने आंख फैला के रखे थे, काफी खुशी का एक्सप्रेशन देता, टूटे फूटे शब्दों में बोलता है ना, अब इसको बोलने नहीं आता था। इडियट उडियट ऐसा कुछ तो करके बोलता है। तो ज़ू सरप्राइज हो जाता है। पैट्रियार्च बीच में आता है कि माय लॉर्ड मैं बताता हूँ। लिटिल शैडो ये कह रहा है ना कि वो जो फर्स्ट पिक का इडियट है ना, वो मिला है इसको कहीं पर, लग रहा है वो कुछ बड़ा कर रहा है। और चाहे कुछ और भी कह रहा था कि मेरी तारीफ करिए, लेकिन पैट्रियार्च वो बताता ही नहीं कि हैं तुझे क्या लगता मैं ये बोलूंगा कि मतलब ज़ू फिंडिसो तेरी तारीफ करे। मैं जब तक यहाँ पर हूँ ट्रांसलेट तो मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर ये भूल ही जा। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनिल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।